आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, हम टॉपिक ले रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो देखो, पिछली बार मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लिया, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अपन ने 50 क्वेश्चन किए थे। तो उसमें लगभग 3.5 घंटे लगे थे मेरे को उसको रिकॉर्ड करने में, और काफ़ी प्रॉब्लम भी आई। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि हम छोटा वीडियो बनाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन लेंगे। तो 50 क्वेश्चन है तो 5 पार्ट कर लेंगे, और 10-10 क्वेश्चन की अपने पास 5 सीरीज आ जाएगी एक टॉपिक की। और वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैचिंग वाले भी हैं, स्टेटमेंट बेस वाले भी हैं, और यहाँ पे असर्शन रीजन वाले भी। हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जेई और नीट में स्पेशली बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। तो मैं अब जो सीरीज अपनी चलेगी फिजिकल केमिस्ट्री में, वो 10-10 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, और हर टॉपिक में 50 क्वेश्चन करने, तो अपन को 5 पार्ट होंगे। ठीक है, तो आप भी इसको सोल्व करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो हमारा टॉपिक क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे यहाँ पे ये दे रखा नाइट्रोजन 714। ठीक है, इज मास एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन, मास एट्रीब्यूटेड टू इलेक्ट्रॉन वर डबल। मतलब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन अपन बना रहे हैं इसका क्वेश्चन का। गिवन हमें दे रखा है नाइट्रोजन 7 और एन ये 14। इसका मीनिंग क्या है अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक्स एलिमेंट है, उसका 7 ये प्रोटॉन नंबर है, मतलब जेड। ठीक है, और वहीं अगर बात करें यहाँ पे जो ये 14 लिख रखा है, ठीक है, इसके पीछे लिख रखा है, यहाँ पे आगे लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे पीछे लिख देते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया, ये वाला वही है। ठीक है ना, ये क्या है अपने पास? ए, मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, ये अपन को दे रखा है। और उसके बाद देख रहा है वर इलेक्ट्रॉन्स डबल। ठीक है, मास जो एट्रीब्यूट हो रहा है वो क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का अपने पास अगर ऐसे मास माने अपन, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना, वो होता है एम यू में 0.0052। ठीक है, एम यू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना होता है। हमें ये मानना है कि इस क्वेश्चन में ये इसका डबल है, मतलब 2 × 0.0052 MU। ठीक है ना, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मानना है। और 7 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, तो क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करके तो इसके पास इतना मास होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला बात हमको समझ में आ गया। ठीक है, जो डबल बोल रखा है इसलिए मैंने ये डबल ले लिया। फिर द मास एट्रीब्यूटेड टू प्रोटॉन, तो मास एट्रीब्यूटेड टू प्रोटॉन के रिगार्डिंग, तो ये प्रोटॉन जो होता है, तो इसमें यहाँ पे ये प्रोटॉन्स की संख्या ही है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक जो नंबर है, नंबर वो क्या है? प्रोटॉन्स नंबर है। ठीक है ना, प्रोटॉन नंबर। और ये ए का मतलब एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स टोटल कितने हैं? 7 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नाइट्रो ये जो दे रखा है 7 प्रोटॉन दे रखा है। ठीक है ना, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7 है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो मास एट्रीब्यूटेड प्रोटॉन्स जो है, एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन जो एक्चुअल मास होता है ना, एक्चुअल मास ऑफ एन प्रोटॉन, मतलब एक प्रोटॉन का जो मास होता है ना, वो क्या होता है? 1 MU। ठीक है, अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। ठीक है अपन, तो 1 MU के बराबर होता है। जबकि यहाँ क्या बोल रखा है कि हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो मानना है, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे जो 1 MU उसको हमको क्या मानना है? 1/2 MU।
ये मास मानना, ठीक है ना। हाफ बता रखा है जो है उसका हाफ रख रहा है, और किसी के बारे में कुछ कह नहीं रखा है ना। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का मास हम एज इट इज लिख देते हैं, न्यूट्रॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन का मास है ना वो भी कितना होता है, अप्रोक्सीमेट 1 mu, ठीक है। अब बात करें, हमने सारी कंडीशन लिख दी, ठीक है। अब द एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास वुड बिकम्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये पूछना चाह रहा है कि एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास, ये कंडीशन चेंज करने के बाद एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का कितना होगा, ठीक है, ये अपन को बताना है। तो इसमें ऑप्शन पहला दे रहेगा, हाफ होगा या डबल होगा, रिड्यूस बाय 25% होगा, या रिमेन सेम होगा, मतलब उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। भाई जब मास ऑफ प्रोटॉन आधा कर रखा है, इसका कुछ डबल कर रखा है, तो कुछ तो चेंज होगा। एक्चुअली हम एटॉमिक मास जो लिखते हैं ना, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, या मास की बात करें तो इसको ए लिखते हैं अपन, बराबर क्या होता है, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो एक्चुअली हम नंबर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स का मास हम कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो जितने नंबर प्रोटॉन होंगे उतना 1 ऐड कर देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मास आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा। तो 7 प्रोटॉन है, ठीक है, और 7 ही इसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तभी तो इसका मास कितना आ रहा है, 14। यहाँ पे अपने दे ही रखा ना, यहाँ पे एक्चुअल जो रियल मास है वो कितना है, 14 mu, ठीक है। ये वाला अपने पास जो रियल मास है वो कितना है, 14 mu, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास होता है 1 mu, तो ये भी अपने पास क्या है, 7 mu, ठीक है। और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 7 mu। ये तो हमारे पास एक्चुअल है, एक्चुअल, बट हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखना है कि भाई कंडीशन के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास कितना होगा, है ना। कंडीशन दे रखी है कि मास जो है हम एट्रीब्यूट कर रहा है वो हाफ mu एट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखें यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ए बराबर हमारे पास यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, जो हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो हमारे पास 7 प्रोटॉन है और मास क्या है, 1 हाफ mu, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निकाले। और 7 न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो उसका तो उसमें कुछ बोल ही नहीं रखा, तो यहाँ पे 7 mu लिखेंगे। ये समझ में आ गया ना आपको। अब हम यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये तो कितने होंगे, 3.5, 3.5 mu, ठीक है, 3.5 mu प्लस 7 mu। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब यहाँ पे अपने पास जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहा है 10.5 mu। तो जो एक्चुअल मास है वो कितना है, 14 mu, और जो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो मास दे रखा मास आ रहा है वो कितना है, 10.5 mu। तो यहाँ पे तो अगर अपन 14 से कंपेयर करें तो 14 से तो ये कम है, ठीक है। तो इसमें बोल रखा आधा होता तो 7 होता, तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। डबल, भाई 14 का डबल कितना होता है, 28, तो 28 तो है नहीं, 10.5 mu, तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। और रिमेन सेम लिख रखा, वहाँ पे भी 14 आ रहा है, यहाँ पे 14 आता तो सेम होता, ये वाली बात भी गलत। तो आंसर तो क्या जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। हमने ऑप्शन ऐसे कर लिया, बट एक्चुअली यहाँ लिखा रिड्यूस बाय 25%। तो हमें एक्चुअल वो देखें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर। तो हमारे पास भाई कितना रिड्यूस हुआ, तो हमको कैसे निकालना है, रिड्यूस मास निकालना है, रिड्यूस मास। तो रिड्यूस मास कितना, भाई कितना मास कम हुआ, तो 14 mu तो मेरे पास क्या था, एक्चुअल में था, और कंडीशन के अकॉर्डिंग कितना है, 10.5 mu। तो यहाँ पे एक्चुअल जो रिड्यूस मास है ना वो कितना हुआ, 3.5 mu। तो ये कितना परसेंटेज में कितना होगा अगर बात करें, ठीक है, परसेंटेज मास रिड्यूस। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, 3.5 mu रिड्यूस हुआ है, भाई होना ये 14 mu होता है, उस 14 mu में से 3.5 mu क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, और इसको 100 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, कि हमें परसेंटेज में मिल जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितने बार जाएगा, ये 1 और ये 4, इसको इससे करेंगे तो 25%, तो मास रिड्यूस होगा 25%। तो आंसर समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने कैसे इसको सोल्व किया, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन इतना मतलब अपन अगर
दिमाग लगाए, हल्का सा दिमाग लगाए, तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, मैंने समझाया है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया। तो देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, क्वेश्चन नंबर 2, एन एलिमेंट एम हैज़ मास नंबर, ठीक है, मास नंबर मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन अपन लिख रहे हैं, इसका गिवन दे रखा है, जो एलिमेंट क्या है एम, ठीक है, उसका जो मास नंबर है, ठीक है, ए, मास नंबर का मतलब ए कितना 19, ठीक है, यहाँ दे रखा है, एंड द एटॉमिक नंबर जो दे रखा है, मतलब जेड होता है एटॉमिक नंबर, वो क्या दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ एम की जगह मैं क्या मान लूँ कि मैं एक्स जो एलिमेंट है वो एम है, ठीक है ना, और उसका अपन को ये दे रखा है, तो अपन एक्स को कैसे लिखते हैं जेड, ठीक है, यहाँ पे ए, तो ये कंडीशन इसके रिगार्डिंग लिखते हैं एम, यहाँ क्या लिखेंगे अपन ए और ये जेड, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा एम 9 और जेड 19, ठीक है, ये अपने सॉरी ए 19 हो गया, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्या, इट्स आयन इज रेस्पेक्टिवली, मतलब हमें ये बताना है कि अगर इसका आयन बनेगा तो कौन सा बनेगा। देखो यहाँ पे अगर इसका आयन बना है तो ये 9 नंबर पे आ रहा है ना, एटॉमिक नंबर 9, तो ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल किससे सिमिलर कर रहा है, फ्लोरीन से सिमिलर कर रहा है ना, और फ्लोरीन जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में जाता है -1 में जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होता है और सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन, तब इसका क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट। कैसे, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन, तो यहाँ पे 1s2, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है उतने के उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1s2 2s2 और 2p5। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट वाला देखें, मतलब n बराबर 2 वाली सेल देखें, जो क्या है मेरे पास वैलेंस सेल, क्या है वैलेंस शेल, इसका यहाँ पे ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसमें लेगा, और लेने के बाद ये वाला जो बाहर वाला है ये S2 और 2p6 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास F था और या फिर जो M है, ये मान ले अपन M ही मान ले इसको, ठीक है M, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने ऐड लिया तो इस पर माइनस आ जाएगा, क्यों आया, ड्यू टू ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आयंस के रिगार्डिंग ही पूछ रखा है कि वो किस तरह का आयन होगा, भाई ये नॉन मेटल है और इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन जैसा होगा, क्योंकि 9 नंबर पर फ्लोरीन ही आता है, तो ये वाला अपने फ्लोरीन का ही दे रखा है, तो एक्चुअली आंसर क्या जाएगा इसका थर्ड वाला जाएगा। तो सीधे सीधे समझ में आ गया कि क्या डेप्थ है इस क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, मैच द आइटम इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2, हमें इसमें मैच करना है, ठीक है। तो सबसे जो पहला वाला दे रखा है इसके अंदर प्लम पुडिंग, मतलब जो ए ऑप्शन दे रखा है प्लम पुडिंग, ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल जो दे रखा है, वो प्लम पुडिंग जो मॉडल था वो किसने दिया, अगर बात करें तो वो जो थॉमसन था ना, उसने सबसे पहले प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, वाटर मिन, इसको और क्या बोलते हैं वाटर मिलन मॉडल भी बोलते हैं, वाटर मिलन मॉडल, ठीक है। तो ये वाला अपन को किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था, ठीक है। तो थॉमसन कौन से वाले पे आ रहा है, क्यू पे आ रहा है, ठीक है ना यहाँ पे, तो ये समझ में आ गया थॉमसन, ठीक है। अब लिखता नहीं हूँ, बाकी समझ में तो आ गया। ए का क्यू, अब ए का क्यू इसमें किस में है, इसमें है और एक इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि या तो 1 होगा या फिर 4 होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अपन देखें, अगर सेम होगा तो इसको छोड़ देंगे, तो ये बी में सेम दे रखा है तो छोड़ देते हैं, ठीक है, देखने के लिए अपन आसानी से देख लेंगे। फिर सी में देखें तो डिफरेंट दे रखा है, सी में ऊपर वाले में एस दे रखा है, नीचे वाले में टी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी देखते हैं अपन, एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब एटम्स आर इंडिविजुअल, मतलब ये जो हमें किसने बताया था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता है, ये हमें किसने बताया था, डाल्टन की थ्योरी। किसकी थ्योरी है, डाल्टन की थ्योरी, ठीक है। यहाँ पे सी जो है एटम्स आर इंडिविजिबल
बल्ब, ठीक है, जो नॉट कट होता है इसका मतलब, ठीक है, जो फर्दर नॉट कट, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्टीमेट पार्टिकल्स होता है ना एटम का मतलब। तो ये हमें किसने बताया था, ये टी है, ठीक है, कौन है टी पे, डाल्टन। डाल्टन, ये अगर आपको साइंटिस्ट पता होंगे तो आप कर लोगे, इसमें कोई मैथ नहीं लग रही, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अपने पास देख लेते हैं, टी इसमें आ रहा है तो ऑप्शन तो अपने पास क्या जाएगा, फोर्थ वाला जाएगा। अब तो बी देख लेते हैं, बी में प्लानिटरी मॉडल किसने दिया था, रदरफोर्ड, है ना। जो रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बताया था कि जो न्यूक्लियस जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है और डेंस होता है, और न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन एज ए प्लेनेट की तरह चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और जो न्यूक्लियस एज ए सन, तो ये हमें किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। तो यहाँ पे बी का आर, ये वाली बात इससे समझ में आई रही, ठीक है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे डी ऑप्शन देगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है अगर बात करें तो 1.6022 इंटू 10⁻19 कुलाब ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, बट हम आगे माइनस लगाते हैं, ठीक है ना, बस इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। अगर प्रोटॉन का पूछेगा तो यही वैल्यू होगी, वहाँ पे प्लस लगा देंगे, इतना सा और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसके डेटा को बता रहा है कि भाई क्या डेटा है, तो मतलब ये डी का क्या हो जाएगा अपने पास, बी थी, इसमें आ रहा है। द स्पिन जो होती है इलेक्ट्रॉन की, अप स्पिन और डाउन स्पिन होती है, या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी, तो मतलब ई का एस होगा, ये वाला मतलब ऑप्शन 4 समझ में आ गया होगा, ऑप्शन 4 है ना। ये इजी क्वेश्चन है, तो ये तो मैच वाले क्वेश्चन है, इसमें भी लोग गड़बड़ी कर लेते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्टिकल कंटेन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन्स, ठीक है। सॉल्यूशन बनाते हैं इसका अपन कि विच पार्टिकल कंटेंट 2 न्यूट्रॉन्स, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ गिवन जो दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब जेड बराबर क्या है, जेड बराबर 1 है, ठीक है, जेड बराबर 1 दे रखा है, तो इसको अपन बना लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के हिसाब से तो हमारे पास एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, n प्लस p, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दे रखे, 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दे रखे 2, और प्रोटॉन कितना दे रखा है 1, तो बराबर कितना आ जाएगा 3। तो मतलब एटॉमिक मास जो होगा इसका, ठीक है, वो कितना होगा 3 होगा, ठीक है। वहीं जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो हम अगर कोई एक्स एलिमेंट है तो उसका जेड की वैल्यू 1 लिख देंगे और मास नंबर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये किसका हो सकता है अगर बात करें तो 1 जो एटॉमिक नंबर होता है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है, और उसका एक आइसोटॉप होता है, उसका मास 3 होता है, तो ये आइसोटॉप्स होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 3T, ठीक है, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। तो ये वाला अपने पास, अभी इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या 1 है, ठीक है, बाकी तो प्रोटॉन समझ में आ ही रहा होगा। न्यूट्रॉन की संख्या 1 है क्योंकि हमने क्या किया है, एटॉमिक मास में से अगर न्यूट्रॉन नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास में से प्रोटॉन नंबर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका प्रोटॉन नंबर 2, ये तो हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला जो हमने डायरेक्ट आंसर निकाला ये वाला आएगा, ठीक है ना, करके देख लेना आ जाएगा। और ये वाला भी नहीं हो सकता, ये फर्स्ट और ये 4 है, ये तो एक जैसे ही हो गया। तो आंसर समझ में आ गया मैंने कैसे सोल्व किया, ऐसे अपन को करना है। मैं ऑप्शन नहीं देखा तो भी पता पड़ गया इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे अगर बात है तो इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे द चार्ज टू मास रेशियो, है ना, सॉल्यूशन बनाते हैं इसका, ठीक है। हमें एक पूछ रखा है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन, तो ये ध्यान रखना, चार्ज टू मास रेशियो जो हम निकालते हैं, प्रोटॉन बोलो या फिर हम बोल सकते हैं कि हम अगर एनोड निकालते हैं, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो
एनोड, ठीक है, फिर निकालते हैं, ठीक है। ये ऑलवेज ये ध्यान रखना, ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंट ऑन गैसियस नेचर, ठीक है, मतलब हमारे पास किस टाइप की गैस है, उसमें कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, तो उसका जो केटायन होगा उससे हम निकालेंगे, ठीक है। वहीं अगर इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक चार्ज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ऑफ एनोड, ठीक है। वहीं अगर बात करें स्पेसिफिक चार्ज ऑन कैथोड और नेगेटिव, ठीक है ना, कैथोड और या इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैथोड बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, ये जो है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ गैस नॉट डिपेंड, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू क्या आती है, फिक्स आती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो क्या आती है, फिक्स आती है ना, चार्ज टू मास रेशियो। जबकि पॉजिटिव वाले की, तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन है, तो यहाँ पे हमको कैसे निकालना है ना, E/m, इसको हम अगर लिखे जाए तो E/m लिखते हैं। E मतलब चार्ज और m का मतलब क्या है, मास, ठीक है। तो यहाँ पे E मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, नीचे क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ऑन या फिर अपन बोल सकते हैं ऑफ, ठीक है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है वही होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻, यहाँ पे अगर लिखना चाहें 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। वहीं अगर अपन लिखें मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है, अगर आप इसको सोल्व करोगे आपको पता होगा मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये समझ में आ गया मेरी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब सोल्व करोगे तो ये वैल्यू जो है 1.6 और ये 1.60 होती है, अगर और लिखें तो ये वैल्यू, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये तो ये एक है, मतलब ये अब पूरा से पूरा कट जाएगा, तो ये लगभग वैल्यू कितनी आएगी, या तो अपन बोल सकते हैं कि 1 के समथिंग आएगी, या फिर तो इसको अगर अपन इसको सोल्व करें, पहले इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास 1.602 कर लो, और इधर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो 10⁻5 आ जाएगा, तो यहाँ इसका कट जाएगा तो कितना 10⁻5 आ जाएगा कूलाम, और नीचे क्या आएगा 1.67, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इसको सोल्व करें ग्राम, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे 1 0 अपन यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ लगा देते हैं 16.02 और यहाँ 1.67, ठीक है, इंटू 10⁻4 कूलाम ग्राम, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू लगभग 10 के आसपास जाएगी, मतलब 10 से थोड़ा सा कम होगा, तो अपन बोल सकते हैं 9.5, है ना, ये वाली वैल्यू होगी 9.5 के आसपास, है ना, 10 से थोड़ा सा कम, तो इंटू 9.5 इंटू 10⁻4 कूलाम ग्राम। तो ये वैल्यू अपने पास प्रोटॉन का जो आएगा अपने पास E/m रेशियो, वो क्या आएगा 9.5 इंटू 10⁻4 कूलाम पर ग्राम, ठीक है। ये अपने पास आंसर आएगा, तो इसमें आंसर जो जाएगा वो क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन। समझ में आया मैंने कैसे किया 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 6, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन अपन लिखते हैं इसके, वेवलेंथ करनी है कैलकुलेट, बट हमें किस में कैलकुलेट करनी है, एंगस्ट्रॉम में करनी है, ठीक है। ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी, मतलब जो फोटोन है, फोटोन की जो एनर्जी है
वो कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10⁻⁻18 जूल दे रखी है, ठीक है। तो ये अपन को इसकी एनर्जी दे रखी है। तो हमें क्या बताना है, इसका वेवलेंथ बताना एंगस्ट्रॉम में। तो हमारे पास हम फॉर्मूला लिखते हैं E बराबर h न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या आती है 6.62 या 63 मान सकते हैं, 626 होता है, तो यहाँ पे 63 मान लो, और 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। वहीं अगर बात करें न्यू का मतलब क्या था, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये होता है। अब हमको जो न्यू होता है वो न्यू क्या होता है, c/λ। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जिसको हम अगर यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में वैल्यू चाहिए हमको, तो हम इसको चेंज करेंगे अपन, ठीक है। हम इसको किस में चेंज करेंगे, अगर इसमें हमको एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो इस वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में अपन चेंज कर लेंगे, तो अभी यहाँ पे बाद में देख के चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपन इसमें ये वाला जो है पार्ट, इसमें से ये वाला पार्ट यहाँ रख देते हैं। तो E बराबर hc/λ, ठीक है। और यहाँ पे लैम्बडा इधर आ जाएगा, क्योंकि यही चाहिए, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ है ना, लैम्बडा क्या अपने पास वेवलेंथ है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं वेवलेंथ ऑफ फोटोन। यहाँ पे अपन ने ये रखा। अब 6.63 इंटू 10⁻34 जूल, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम अब बाद में लिख देंगे इंटू 3 इंटू 10⁸, ठीक है। यहाँ पे अपने पास क्या, ये जूल और ये मीटर और सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा, बस एनर्जी दे रखी है ना, एनर्जी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं अपन। एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 इंटू 10⁻18 जूल, ठीक है। ये जूल से जूल क्या हो गया, कैंसिल, जूल से जूल हमारे पास क्या आ गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पे ये जूल सेकंड होती है, इसकी यूनिट है ना, तो इसमें सेकंड, तो सेकंड से सेकंड भी कट गया, तो रहा क्या, मीटर, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 18 जो है ऊपर जाएगा, तो ये अगर -18 ऊपर जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा। और यहाँ पे पहले से कितने दे रखे, 8 दे रखे हैं, तो अपन ऐसे 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू, यहाँ पे जैसे मैंने इसके अंदर ऐड किया, तो 18 के अंदर ऐड किया, तो ये अपने पास 3 इंटू 10⁻, तो मैंने इसके अंदर ऐड किया तो कितना जाएगा 26, ठीक है। नीचे क्या रहेगा 8, ठीक है। अब यहीं पे अगर इसको सोल्व करें तो -34 26 अगर सोल्व करेंगे तो 26 इसमें से जाएंगे तो कितना रहेगा, यहाँ पे माइनस का 8 रह जाएगा, ठीक है। 6.62 इंटू 10⁻⁻8 ये रहेगा। और यहाँ पे 3 आगे लिख देते हैं, और यहाँ पीछे यहाँ क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग अपने पास 20 के आसपास आएगा, है ना। तो 20 के आसपास इसको अपन लिखते हैं। तो ये 20 इंटू 10⁻⁻8, और ये वैल्यू है मीटर के अंदर, किस में, मीटर के अंदर है, ठीक है। ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब अपने पास एंगस्ट्रॉम में लाना है, वो लेके आएंगे। पहले इसको जब सोल्व करते हैं अपन, तो यहाँ से अगर 8 के टेबल में अगर इसको देखें तो कितने बार जा रहा है, 8 से काटेंगे तो 2 बार, उसके बाद कितना बच गया, 4, है ना। तो पॉइंट लगा दिया अपन ने
4 बज गया तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो इंटू अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे 10⁻⁻8 मीटर, ठीक है। ये अपने मीटर में आया, बट जबकि हमको आंसर किस में चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए, ठीक है ना। तो एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो मतलब अगर यहाँ पे 10⁻10 हो जाए, 10 की पावर क्या हो जाए -10 हो जाए तो क्या होता है, चूँकि हम जानते हैं कि 10⁻10 मीटर बराबर क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए कि 10⁻2 से और मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 2, ये अगर यहाँ पे ये पॉइंट अगर पीछे जाए और यहाँ पे मैं इस टाइप से लिख दूँ, ठीक है, इंटू 10⁻2। तो अपन ये कर सकते हैं ना। और यहाँ पे पहले से क्या है 10⁻8, तो इसको अपन ये करेंगे तो ये अपने पास जो आएगा ये मीटर में आया, ठीक है। और यहाँ पे 250 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। और -10 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे एंगस्ट्रॉम, तो 250 एंगस्ट्रॉम। समझ में आया। ये यूनिट कन्वर्जन वाली चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं आती है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा यूनिट कन्वर्जन, है ना। आप मैसेज में करोगे कि भाई हमें यूनिट कन्वर्जन नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे मैंने इस क्वेश्चन को पूरे ही डिटेल में सोल्व किया है ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ठीक है ना, समझ में आया। तो देखो अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, तो इसका आंसर क्या जाएगा ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। द फिनोमिनन विच जस्टिफाई द वेव नेचर ऑफ लाइट इज, है ना, वेव नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट का कौन सा नेचर है, वेव नेचर। वेव नेचर मतलब इस टाइप से, ठीक है। अगर इस टाइप से वेव नेचर है तो हम क्या बोलते हैं, वेव नेचर होगा तो ये क्या करेगा, डिफ्रेक्शन भी करेगा, इंटरफेरेंस भी करेगा, है ना। तो वेव नेचर होने का हमारे पास क्या है, इसकी 2 एक्सपेरिमेंट है। डिफ्रेक्शन, जब भी हम वेव नेचर की बात करें तो कोई सा भी मतलब हम बात कर सकते हैं लाइट हो या कुछ भी पार्टिकल, अगर वेव नेचर शो करेगा तो 100% वो क्या करेगा, डिफ्रेक्शन करेगा, है ना। डिफ्रेक्शन फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, डिफ्रेक्शन करेगा, ठीक है। इंटरफेरेंस करेगा, इंटरफेरेंस करेगा मतलब उसमें एडिटिव मतलब प्रॉपर्टी होगी, सब्सट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगी, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को बताता है, ठीक है ना। तो ये वेव मतलब कोई वेव लाइक स्ट्रक्चर अगर वो पार्टिकल नेचर शो करता है तो उसके रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने पास जो आंसर जाएगा 1 और 3 जाएगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा 4th। समझ में आ गया। हाँ, तो ये सीधा ही था, डायरेक्ट अपन को पता होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा फिजिक्स लगती है, तो केमिस्ट्री वाले इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसते हैं, बट चाहें तो अपन घुस सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय अ 60 वोट सोर्स, ठीक है। सॉल्यूशन अपन इसका लिखते हैं। गिवन क्या दे रखा है हमें, एक सोर्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 60 वोट का, कितना है 60 वोट, ठीक है। 60 वोट का है, तो 60 वोट का मतलब क्या हो गया भाई, हमारे पास पावर है 60, है ना, ये क्या है पावर। तो पावर का मतलब हमें पता पड़ गया कि ये 60 वोट है, तो 60 जूल पावर। मतलब हम एनर्जी के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि भाई पावर का मतलब क्या होता है कि जो अपने पास E/Δt होता है, और ये यहाँ पे कितना पर सेकंड है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये एनर्जी की टर्म में लिखें इसको। देखो यहाँ पे इस टाइप से होता है, देखो सॉरी 2 मिनट है, यहाँ पे लिख देते हैं, पावर लिख रखा ना 60 वोट। तो पावर बराबर अपने पास क्या है E/Δt या फिर T। तो E बराबर हमारे पास क्या है P × Δt, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर है, तो यहाँ पे इसको देखो E की यूनिट क्या होती है अगर बात करूँ तो यहाँ पे जूल होती है, ठीक है। यहाँ पे E की यूनिट क्या होती है जूल, ठीक है। तो E की यूनिट अपने पास क्या है जूल, एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ये समझ में आ गया ना। तो अपन इसको जूल के हिसाब से लिख सकते हैं, 1 सेकेंड के हिसाब से। अब यहाँ पे अगर इसके अंदर पावर की यूनिट लिखेंगे जूल पर सेकेंड,
अभी अपने पास 1 सेकंड में, तो मतलब ये जूल में है इसकी यूनिट, ये मान के चलना, ठीक है ना। तो 60 जूल है ये अपने पास क्या है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 60 जूल है, और 60 जूल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं चूँकि हमें पता है कि 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल होता है, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये रिलेशन आपके काम में आएंगे। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, मोनोक्रोमेटिक की 663 नैनोमीटर, ठीक है, ये दे रखा है वेवलेंथ, ठीक है। और एज तो हमको वैसे भी पता है, यहाँ पे लिखना हो या नहीं लिखे, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ तक सब क्लियर है। अब इसमें पूछा है नंबर ऑफ फोटोन इमिट पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने फोटोन्स इमिट करेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि तो यहाँ पे अपन को फोटोन्स के रिगार्डिंग हमको फॉर्मूला लिखना है। तो अगर जितनी एनर्जी बढ़ाओगे, क्योंकि उसका जो क्वांटा होता है उसकी एनर्जी तो फिक्स होती है ना, तो फोटोन्स की एनर्जी फिक्स होती है, फोटोन्स मतलब hν, और यहाँ पे जितनी एनर्जी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमको n क्या बता रहा है यहाँ पे, ये वाला है n, नंबर ऑफ फोटोन, समझ में आ गया। तो यहाँ पे अपन इसको ऐसे लिखते हैं, n इधर रख दें और इसके नीचे E/hν लिखते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे अपन ये लिख दिया, ठीक है। तो अपने पास नंबर ऑफ फोटोन आ जाएगा, एनर्जी हमें पता है, एनर्जी कितनी दे रखी है यहाँ पे 60 जूल, ठीक है। वहीं एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये हमको दे रखा है। अब न्यू की बात करें, चूँकि हम जानते हैं, अभी पढ़ के आए है ना, कि भाई जो फ्रिक्वेंसी ऑफ फोटोन्स हैं, ये फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी फोटोन, वो क्या होता है, न्यू C/λ। तो यहाँ पे अपन इस वाले फार्मूले में रखेंगे, तो 60 जूल, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻⁻30 जूल सेकेंड, इसको अगर नीचे रखें C, और लेमड़ा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा, और लेमड़ा की वैल्यू हमें पता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जूल से जूल कैंसिल आउट कर देते हैं, जूल से जूल, और आपको E बराबर एक ये वाला फार्मूला होता है mc², तो इससे भी अगर आप निकालना चाहो ना तो ये निकल जाता है किलो जूल, ठीक है ना। यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ये वाली यूनिट भी होती है, और ये किसके बराबर होती है, जूल के बराबर होती है, ठीक है ना, ये इसकी यूनिट है। तो आप यूनिट में कई बार इस किलो जूल मीटर इसमें भी दे सकता है, इसमें भी दे सकता है, तो यूनिट का दिमाग में रखना। अब यहाँ पे अपन ने ये किया, हमें लेमड़ा पता है, वेवलेंथ 60 इंटू 663, ठीक है, nm, 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, -34 इंटू C क्या, 3 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे अपने पास कितना 3 भाई 8, ठीक है, मीटर है। और यहाँ पे ऊपर नैनोमीटर दे रखा है, नीचे मीटर दे रखा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा तभी सोल्व हो पाएगा। तो पहले नॉर्मल इतना तो सोल्व कर लेते हैं, नैनोमीटर को हम किस में कर सकते हैं, मीटर में, क्योंकि हमें पता है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर, ये हम जानते हैं, ठीक है। अगर यूनिट चेंज करना आती है तो 663 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, फिर यहाँ पे आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा 100, और ये 100 है, ये वाला इससे कट जाएगा, एक बार कट गया।
अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसको इससे काट देते हैं, 3 को इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 20 बार, ठीक है। और यहाँ पे अपने पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये 10⁻² है और ये 10⁻⁹ थी, 10⁻7 हो जाएगा। और यहाँ पे अपन इसको सोल्व करते हैं, ये 20, ये 10⁻7 माइनस का 7, नीचे 10⁻−34 और 10⁻8, इसको अगर सोल्व करोगे यहाँ पे 10⁻26 आ जाएगा, 10⁻4 इसमें चला जाएगा, 10⁻−26 ये आएगा। और मीटर से मीटर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 3 से अपने काट ही दिया। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 20 इंटू, जब इसको ले जाएंगे तो कितना आएगा, 10⁻, माइनस का प्लस हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें 7 चले जाएंगे, 10⁻19, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे इतनी संख्या होगी, ठीक है, सेम एनर्जी वाले, जब आप एनर्जी को उसके बराबर लेते हो। यहाँ पे फिर इसको सोल्व करें तो 2 इंटू 10⁻, ये लेंगे 20 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, हमारे पास इतने फोटॉन्स होंगे एन। तो फोटॉन्स के रिगार्डिंग हम आंसर क्या आएगा, 2 इंटू ये वाला हमने 4th ऑप्शन जाएगा। तो नंबर ऑफ फोन इमिट पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट पर सेकेंड कितना होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिट पर सेकेंड इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻20। तो इतने नंबर आएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा ज़्यादा 2 मिनट में हो जाता है सोल्व करना, बस सॉल्यूशन ही। ये तो मैंने क्या समझा इसलिए इतना बड़ा गया, नहीं तो मैं इतना बड़ा नहीं करता। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद गिवन दे रखा है फ्रीक्वेंसी, है ना, EMR, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज़। हर्ट्ज़ को हम क्या लिख सकते हैं, और सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, या CPS भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। हर्ट्ज़ जगह पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द इट्स वेवलेंथ इन मीटर, हमें वेवलेंथ बतानी है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMR की। किसकी बतानी, वेवलेंथ ऑफ EMR, ठीक है। अब इसकी हमको वेवलेंथ बताएं, और इसमें किस में बतानी, इन मीटर में। यूनिट बोल रखा है हमें, मीटर में बतानी है, ठीक है, ये वाली इसके अंदर बतानी है। और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो दे रखा है ना, वो कितना दे रखा है, C हमको वैसे नहीं भी लिखता, अभी हमें पता होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वाला हमारे पास दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, C दे रखा है, तो हमारे पास फार्मूला होता है ना, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला C/λ, ये होता है। तो हमें लैम्बडा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C/फ्रीक्वेंसी रख देंगे। तो C यहाँ कितना, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जबकि हमारे को ये पता है कि फ्रीक्वेंसी जो EMR की दे रखी है वो कितनी, 2 इंटू 10⁶ पर सेकेंड, ये दे रखा है, ठीक है। हर्ट्ज़ का मतलब पर सेकेंड, ये पर सेकेंड से पर सेकेंड कर गया, तो मीटर में ही चाहिए था, तो मीटर में ही आ गया। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, तो ये वाला इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 1.5, ठीक है। जब इसको इससे करोगे तो यहाँ पे अपने पास तो 10⁻, जब इसको सोल्व करोगे 6 है और ये 8 है, तो 10⁻2 आ जाएगा। अब 10⁻2
2 के अकॉर्डिंग हम करें इसको सोल्व। देख लेते हैं और इस क्वेश्चन को। ठीक है, 6 ऊपर गया तो माइनस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आंसर ही जाएगा 3rd। ठीक है, 1.5 इंटू 10⁻², ये मीटर में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे सोल्व किया। इजी क्वेश्चन ही आते हैं। तो 9 क्वेश्चन हो गया अपने पास। तो ये क्वेश्चन भी 1 मिनट के अंदर अंदर होने वाला ही था। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्योंकि 10 क्वेश्चन का टारगेट था अपना, चाहे उसमें 1 घंटा लगे 1.5 घंटा, ताकि 10-10 क्वेश्चन करेंगे और पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और क्वेश्चन बनने भी लगेंगे। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल, ठीक है, तो व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल, ये मेटल है। ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं अपन। ये मेटल बना रखी है। ठीक है, ठीक है, ये लाइट, ठीक है, ये लाइट, LIGHT लाइट। ठीक है, मेटल, इलेक्ट्रॉन कम्स ऑन द सरफेस। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो इसकी क्या होगी, सरफेस पे आ रहा है। ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, यहाँ पे आता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद अगर यहाँ अब एनर्जी, अब इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है देखें अपन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट है, जो किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, जिस पे नोबेल मिला था। ठीक है, आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन को क्या मिला था, इसमें नोबेल मिला था। ठीक है, तो इससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी मतलब सेल भी बनाए जाते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो कि अब ये होता क्या है, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, और यहाँ से अपन सोर्स से अपन क्या दे रहे हैं, इसको लाइट दे रहे हैं। तो ये लाइट सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, पर्टिकुलर जितने भी इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी जो सबसे लूजली बाउंड होगा। ठीक है ना, उस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएगा, मेटल की सरफेस पे। ठीक है, एनर्जी गेन करके। तो ये जो सरफेस तक जाता है ना, तो ये वाली जो एनर्जी कहलाती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, TH कहलाती है। और इसके बाद अगर यहाँ से और भाई जितनी एनर्जी थी, अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक के लिए ही है, मतलब ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको परफेक्टली शो नहीं होगा। बट यहाँ पे आने के बाद फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी और वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। बट जैसे अगर एनर्जी आपने इस जितना इस यहाँ से यहाँ आने पर जितनी एनर्जी देनी थी उससे ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और वो क्या करेगा, इस इंट्रैक्शन से मुक्त होगा, तो उसमें काइनेटिक मोशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काइनेटिक। तो बाकी जो एनर्जी होगी, मतलब यहाँ से इंसिडेंट एनर्जी जो होगी, ठीक है, इंसिडेंट एनर्जी, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी और साथ में काइनेटिक एनर्जी अगर ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे अगर ये इंसिडेंट एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या है, ज़्यादा है, तो एक्चुअली ये सम होगा इंसिडेंट एनर्जी बराबर ई थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये हम इसका फार्मूला है। और इंसिडेंट एनर्जी जो होती है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, अगर ये ज़्यादा होगी या फिर क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर, या तो इसके बराबर हो, तभी हमें क्या दिखता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखता है। परफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें कब दिखेगा, जब इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये वाली कंडीशन होगी तब वो काइनेटिक एनर्जी करेगा, तभी वो फोटो इलेक्ट्रिक जो होगा वो करंट शो करेगा। तो हमें पता पड़ जाएगा। और इसका फार्मूला क्या है यहाँ पे, इसको अगर ई से लिखें और इसको हम यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिसके थ्रू यहाँ पे सरफेस पे आ रहा है, इसको फाई के नाम से भी जानते हैं, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, EI। ये समझ में आया। अब इस फाई का मतलब होता है वर्क फंक्शन, ठीक है। और E का मतलब होता है अपन को पता है hν, तो यहाँ पे अपन hν लिख सकते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी का अगर आपको देखा जाए और यहाँ पे इस फाई को भी एनर्जी है, यहाँ पे अपन लिखेंगे h, तो क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी नोट लिख देते हैं प्लस काइनेटिक एनर्जी, एच, ठीक है। तो ये अपन लिखते हैं
तो इनमें क्या रिलेशन होता है, ये वाला रिलेशन होता है, ठीक है, और ये वाला, ठीक, ये बोल सकते हैं ये एनर्जी का रिलेशन। अगर ये रिलेशन है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, ये वाला इधर जाएगा, बड़ी वैल्यू अपने पास ये होगा, और यहाँ पे अपन ऐसे निकाल सकते हैं एच न्यू, इस टाइप से निकल सकता है काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास ये फार्मूला है। तो ये इफेक्ट हमको क्या बताता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, है ना। और आइंस्टीन को इस पर नोबेल भी मिला हुआ है ना, पार्टिकल नेचर के रिगार्डिंग। ये पार्टिकल यहाँ था, इस पर टक्कर हुई तो इलेक्ट्रॉन मूव किया, मतलब मूवमेंट जो होता है वो टक्कर की वजह से अगर मूवमेंट होता है तो इसका मतलब क्या, वहाँ पे पार्टिकल्स है, ठीक है। ये चीज़ उसने समझाने की कोशिश हुई, और फोटो इलेक्ट्रिक कंडक्शन यहीं से शुरुआत हुई, तो समझ में आ गया होगा। अब ये जनरली उन्होंने जो मेटल ली थी ना, वो मेटल ऐसी ली थी जो क्या होती है, जिनका आईपी वैल्यू क्या होता है, वेरी लो, ठीक है, वेरी लो आईपी वैल्यू, आईपी मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू। जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतना आसानी से क्या होगा, निकलेगा, है ना। वेरी लो अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से क्या होगा, मतलब निकलेगा, ठीक है, आसानी से क्या होगा, रिमूव होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, क्यों करेगा, वर्क फंक्शन क्या होगा, जितना कम, बोल सकते हैं वर्क फंक्शन जो है ये जितना कम होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक की मेटल होती है ना, एस ब्लॉक, जैसे पोटेशियम हुआ, ठीक है, सीजियम हुआ, सीजियम, इस टाइप की मेटल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काम में लिया जाता है, ठीक है। तो सीजियम से हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल भी बनाते हैं। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया इसको, है ना, इस वाले इफेक्ट को, तो समझ में आ गया होगा। अब बात करें, यहाँ पे पढ़े हैं इसकी क्या है, एवरी वैल्यू ऑफ एनर्जी कैन ब्रिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक वे। तो अगर यहाँ पे अगर बात करें थ्रेशोल्ड एनर्जी से इंसिडेंट एनर्जी जो है अगर वो कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक कभी भी शो नहीं होगा। तो मतलब एवरी वाला जो पार्ट लिख रखा है तो वो वाली बात गलत है, एवरी वैल्यू, ठीक है। एवरी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वाली बात गलत है, क्योंकि दोनों ही या तो बड़े होने चाहिए, फिर बराबर। ओनली एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन मेटल कैन ब्रिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक, भाई हो भी सकता नहीं, बट यहाँ पे ज़्यादा चांस अगर ग्रेटर हो तो उसमें सबसे ज़्यादा चांस है एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन और ब्रिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो मैंने आपको ये कितने 10 क्वेश्चन लगभग 52 मिनट के आसपास में आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया, है ना, बिल्कुल बारीकी से एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैं ऐसे ही हर क्वेश्चन को, है ना, आसानी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपकी कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आपकी ये सीरीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। तो ये अपनी फर्स्ट सीरीज 10 क्वेश्चन की कंप्लीट हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर की। अब नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन करेंगे वो 11 से लेंगे, वो हम अगली रिकॉर्डिंग जैसे अगले डे में अपन करेंगे। तो ठीक है, और कुछ अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया और समझाने के तरीके में कुछ भी बदलाव करना है तो आप मेरे को गाइड कर सकते हैं, है ना, मैसेज कर सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा।